गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए है। इससे पहले लेक्चर में आपकी ये बुक अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायो स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत इसके सिलेबस में हमने सिल्क कल्चर, वर्मी कल्चर, लैग कल्चर को स्टडी किया है। डिटेल में हमने पढ़ा था लेक्चर्स में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर भी हम पूरा कर चुके हैं। मत्स्य कल्चर आज हम पढ़ेंगे, पाइसिस कल्चर पढ़ेंगे। एपीकल्चर हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा दिया था। मत्स्य पालन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। कौन कौन सी ऐसी मछलियां हैं जिनको मत्स्य उत्पादन के लिए उनकी स्पीसीज़ को उपयोग में लाया जाता है, किस प्रकार की स्ट्रेटजीज़ हमको अपनानी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन किया जा सके, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो इस इंडस्ट्रीज़ में, पिसीकल्चर में काम में आते हैं, उन सब को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व में मछलियों को खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग में लाया जाता है। भारत जहाँ पर मछलियों की जो खपत है वो अन्य देशों की अपेक्षा कम ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अधिकांश जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे मछलियों का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है। मछलियाँ प्रोटीन का अति उत्तम स्रोत मानी जाती हैं। अति बड़ी मात्रा में इनको नदियों, झीलों, सागरों से उनका उचित रक्षण एवं प्रबंधीकरण अति आवश्यक पहलू माने जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए ये जो हमारे ट्रेडिशनल जो फिश फार्मिंग थी उससे आपूर्ति करना असंभव है। इसके लिए एडवांस हमें पिसीकल्चर के तरीके अपनाने होंगे और नेचुरल जो सोर्सेज हैं उनको छोड़ के हमें आर्टिफिशियल इनकी कल्चर करना पड़ेगा। अनेक जलाशयों का मत्स्य पालन हेतु उपयोग किया जाना चाहिए इसके लिए, और उपयोग करने के लिए वैज्ञानिक जानकारी के बिना यह संभव नहीं है कि उनसे ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। इसी संदर्भ में भारत की सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पिसीकल्चर पर महत्वपूर्ण अनुसंधान करते हुए मछलियों के कुल उत्पादन को 85,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष तक पहुंचा दिया, जो कि वाकई एक सराहनीय कार्य है, जिसमें विभिन्न प्रकार के साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग किया जाता है जिससे कि अधिक से अधिक उनका कह सकते हैं हम प्रोडक्शन किया जा सके। एक्वाकल्चर में मछलियों को उथले जल में पाला जाता है, इसलिए यहाँ से पकड़ने में आसान कार्य रहता है। कुछ चुनी हुई जातियों का ही इसमें संवर्धन किया जाता है जो कि अधिक उत्पादन देती हैं। भारत में बात करें हम तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, पंजाब राज्यों में एक्वाकल्चर का प्रयोग झीलों, चावल के खेतों, कृत्रिम झीलों, सिंचाई, बांधों व अन्य जलीय स्रोतों में भी किया जाता है। वैसे भारत में अगर हम पिसीकल्चर की बात करें तो इसका शुभारंभ पश्चिम बंगाल में किया गया था और बाद वो फाइटोप्लैंक्टन, सड़े गले तत्वों, जलीय पादपों को आसानी से उपलब्ध करती हैं और भक्षण करती हैं, तो इनके खाने की जो व्यवस्था है, इनके भोजन की व्यवस्था आसानी से हो जाती है। साथ ही साथ ये प्रजातियां जो हैं वो जल में ऑक्सीजन की मात्रा में आई विभिन्नताओं, तापक्रम की विभिन्नताओं और जल में विभिन्न प्रकार की टर्बिडिटी होने पर भी उसको सहन कर जाती हैं। इनकी वृद्धि दर भी अधिक होती है, अतः इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इनकी खाद्य गुणवत्ता अधिक होने के कारण इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मेजर कार्प जो है इंडिया में मुख्य कल्चरेबल फिशेस मानी जाती हैं। मैं आपको बताऊं संवर्धन योग्य मछलियों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। आपको मैं स्लाइड बताऊं जिसमें संवर्धन योग्य मछलियों के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। संवर्धन योग्य मछलियों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले लिखा गया है लवणीय जल की मछलियाँ जैसे चैनोस, मुगिल स्पीसीज,
इन जातियों को लवणीय जल से लिया जाता है, इनमें कल्चर कर सकते हैं। बाहर से आयातित मछलियाँ हैं, जैसे एग्जॉटिक किस्में, जैसे कि चाइनीज़ कार्प, सामान्य कार्प। चाइनीज़ कार्प है, ये कैसी है, एग्जॉटिक है, जो बाहर से यहाँ पे लाई गई है। तालाब में प्रजनन करने वाली मछलियों में जैसे चना स्पीसीज, टिलेपिया मोजेम्बिका एंड एस्फ्रेनेमस गोरेमी, ये भी ऐसी हैं जिनको पौंड में आसानी से रिप्रोडक्शन कराया जा सकता है। स्वच्छ जलीय स्रोतों जैसे नदियों के उफनते जल में पाई जाने वाली मछलियां जैसे लेबियो कालबासु, लेबियो रोहिटा, रोहू कटला, ये आपके सामान्य, आप अपने एनवायरनमेंट में भी देखोगे, अपने यहाँ पे भी देखें, हम धौलपुर के डिस्ट्रिक्ट में भी देखें, यहाँ पे आप अपनी चंबल रिवर में भी देखने जाओगे तो ये मछलियाँ आपको आसानी से वहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। तो स्वच्छ जलीय स्रोतों में है ये सारी मछलियाँ। इंडिजीनस या देसी की बात करें स्वच्छ जलियों में जैसे कटला है, लेबियो, मेजर कार्प, ये देसी मछलियां हैं जो सभी जगह यहाँ पे आसानी से हो जाती हैं। तो ये ऐसी किस्में हैं जो सामान्यतः इंडिया में पिसी के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इन मछलियों की विशेषताओं की बात करें, ये सारी संवर्धन योग मछलियाँ हैं, उनकी विकास एवं परिवर्धन गति बहुत ज़्यादा होती है, खाद्य गुणवत्ता भी अच्छी है, अन्य मछलियों के साथ ये तालाबों में आसानी से रह सकती हैं, वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति सहनशील भी हैं, खाने योग्य एवं स्वादिष्ट भी हैं, और रोगों रहित स्वस्थ किस्म की ये हैं, ज़्यादातर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इनकी रेसिस्टेंट पावर भी अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर के टेक्निक्स क्या हैं, इनमें किस प्रकार के जालों का, किस प्रकार के नेट का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के पॉन्ड इसमें उपयोग में लाए जाते हैं, उन सभी का बात करें। सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं बताऊं आपको, एक्वाकल्चर में जो पहला पॉइंट होगा वो होगा एग कलेक्शन। जब हमें किसी फॉर्म को रेडी करना है, फॉर्म हमारे पास रेडी है, तो सबसे पहले हमें एग कलेक्शन करना पड़ेगा। एग कलेक्शन, अंडों का संग्रहण और उनकी हैचिंग, ये मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में जलाशयों, बांधों में जल की असीमित आपूर्ति होती है, ऐसे स्थान पर मछलियों के प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। तो मछलियों के अंडों एवं शिशुओं को नेट की सहायता से पकड़कर हैचिंग पिट्स या हापाज में नर्सरी पॉन्ड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो हमें क्या करना होता है, एग को हम कलेक्ट करेंगे ब्रीडिंग साइट से, और ब्रीडिंग साइट से एग को कलेक्ट करके हैचिंग जो पॉन्ड है उनमें हम उसको बेच देंगे। गोमती, घाघरा, गोदावरी नदी हैं, उनमें मछलियों के अंडों को संग्रह करने के अच्छे स्रोत हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग देखने को मिलेगी और अंडे भी मिल जाएंगे। अब हमें अंडे ले लिए, अगर ऐसा भी है कि वहीं हमें ऐसी साइट नहीं मिल रही है हमारे आसपास, या उनको कलेक्शन करना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी कराई जाती है, जिसमें पिट्यूटरी के हार्मोन की अभिक्रिया से मछलियों में कृत्रिम रूप से स्पॉनिंग करने के लिए उन्हें इंड्यूस किया जाता है। तो कृत्रिम रूप से भी ब्रीडिंग कराई जाती है। इसके लिए हम हैचिंग हापास का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक हैचिंग हापा दिखाया गया है जिसमें अंडों के स्फोटन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये जो हैं वो वर्गाकार आकार के होते हैं, जो बांस के डंडों के आधार पर कपड़ा मढ़कर नदी में बनाए, ये बांस के डंडे नदी में गाड़ दिए जाते हैं, और इन हापा में मछली के अंडे जल धारा के साथ लगातार ऑक्सीजन प्राप्त करते रहते हैं। ये जो हैचिंग हापाज हैं वो अपने से बड़े आमाप के हापा में स्थापित होते हैं। ये मोटे कपड़े के बने होते हैं। स्थिर प्रकार के हापा एक ही स्थान पर स्थापित किए जाते हैं, जबकि तैरने वाले हापा एक पंक्ति में बांस द्वारा बनाकर जल सतह पर तैरा दिए जाते हैं। ब्रीडिंग हापा महीन जालीदार मच्छरदानी जैसे कपड़े के बने होते हैं। ये विभिन्न आपाप के आवश्यकतानुसार नदी, नहर, बांस के डंडों से बांधकर बनाए जाते हैं। इनका पेंदा ताल के पेंदे या मिट्टी को नहीं छूना चाहिए तथा इनका कुछ भाग जल के ऊपर निकला रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बांस के पोल होंगे और इनमें ये कपड़ा नेट नुमा ये कपड़ा बांध दिया जाएगा। आउटर एरिया इनर मॉस्किटो नेट होगा, ये अंदर की ओर मॉस्किटो नेट पाया जाएगा, और रेक्टेंगुलर फ्रेम इनके चारों तरफ पाया जाएगा जिसमें ये अंडे स्थित हैं, और इनको एक जल में स्थायी रूप से लगा दिया जाता है, जिससे जल में इनको ऑक्सीजन अंडे तक एकत्रित किए जा सकते हैं।
ये जो आपको हैचिंग हापा दिखाई दे रहा है, इसमें लगभग 1 लाख अंडे आपके सामने हो सकते हैं, इसमें रह सकते हैं। लार्वे इसमें से निकलते हैं और इनके लिए आदर्श तापक्रम की जो ज़रूरत होती है वो 24 से 31 सेंटीग्रेड होता है। लार्वे तैरकर भीतर के घेरे हापा के बाहरी घेरे में पहुंच जाते हैं, जहां से इन्हें नए टैंक या नर्सरियों में पहुंचाया जाता है। जैसे हमको ये मालूम पड़ जाता है वहाँ पे कि इसमें हैचिंग हो चुकी है और लार्वा उसमें से निकल आए हैं, तो उसमें से जो लार्वे होते हैं उनको टैंक या नर्सरी में डाल दिया जाता है, जहाँ से मछलियों के शिशुओं या फिंगरलिंग्स को स्टॉकिंग पॉन्ड में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर उचित वातावरणीय परिस्थितियों एवं कृत्रिम खाद्य सामग्री के प्रयोग से फिंगरलिंग्स की उचित देखरेख की जाती है। तालाब में गाय के गोबर, रासायनिक उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट, सुपरफॉस्फेट इत्यादि का प्रयोग भी किया जाता है। प्रारंभ में शिशु प्राणी प्लवकों का भक्षण करते हैं, जो ये फिंगरलिंग्स हैं उनको ये जूप्लैंक्टन को खाएंगे। बाद में ये फाइटोप्लैंक्टन का प्रयोग भी करते हैं। इसी के अनुरूप संवर्धन तालाबों में निरंतर पादप व प्राणी प्लवकों की संख्या को नियंत्रित रखना आवश्यक होता है। तो आप देख सकते हैं, हमने ये चीज़ देखी यहाँ पे कि एग कलेक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको एग लेने हैं, एग को हम यहाँ पे हैचिंग हापास में ट्रांसफ़र करेंगे। हैचिंग हापास से हमारे सामने लार्वे निकलेंगे, लार्वा से फिंगरलिंग्स बनेंगी। ये फिंगरलिंग्स जो होंगी वो फाइटोप्लैंक्टन को फीड करेंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर उनको फिश फार्म में इस्टेब्लिश कर देंगे, वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें फ़िश प्रोडक्शन पिसीकल्चर में सबसे पहले आवश्यक होता है कि एक अच्छी किस्म की फ़िशेज हमको मिलनी चाहिए। उनके अंडे कलेक्शन करने होते हैं हमको, फिर उनको हम हैच। अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एक प्रारूपिक मत्स्य फॉर्म जो होगा, फिश फॉर्म होगा, उसमें कौन कौन से भाग स्थित होते हैं, उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंटल स्टेजेस की मछलियों को रखा जाता है। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।